Hey, hello everyone, it's Aiki and you're watching my YouTube channel हकीकत के उस पार। मैं लाई हूँ आपके लिए हालिम के चैप्टर 2। इट्स समरी टाइप। ये चैप्टर भी का नाम है घायल गज़ाल और ये भी शुरू होता है एक ख्वाब से। वही ख्वाब जो एक वियन से जो तालिया पहले देख चुकी होती है। यानी दो दरियाओं का संगम होता है, वहाँ पे फातिह खड़ा होता है, उसके सर पर वो सुर्ख परों वाला परिंदा होता है। और फिर इस ख्वाब में ये होता है कि तालिया इस ख्वाब में एक और नौजवान को भी देखती है और वो परिंदा उस नौजवान के सर पर भी जाता है और फिर तालिया के सर पर भी जाता है। और फिर जब वो वहाँ से भागने लगते हैं तीनों, तो उनके गले में फंदा टाइप आता है और वो गिर जाते हैं, वहाँ से भाग नहीं सकते। इतने में दातन आ जाती है और दातन जो है वो तालिया को मतलब वियन से हटाती है और फिर उसे कहती है कि तुम काफिल सो रही थी, मैं चाय बनाने गई थी और ये वो। फिर वो उसे कहती है कि हालिम काफिल सोता नहीं और इस तरह उनकी बातें जो हैं वो शुरू होती हैं। फिर तालिया उसको दातन को लगता है कि वो अभी तक फातिह की फ़ैन मोमेंट में है, क्योंकि वो फातिह की बहुत बड़ी फ़ैन होती है। और जबकि तालिया जो है उसे अपनी मुलाकात के बारे में बताती है और फिर दातन जो है वो उससे पूछती हैं कि अब फातिहा के घर चोरी करने का तुम्हारा क्या प्लान है। तो फिर वो उसे याद आता है कि फातिहा की एक बेटी थी और या फिर उसकी जो गुम हो गई है या शायद उसकी डेथ हो गई है, आर्याना। तो वो उसका रूप धार कर भी जा सकती है। तो तालिया उसे कहती है कि मैं 28 साल की हूँ और आर्याना आज से 6 साल पहले गुम हुई थी और तब वो 7 साल की थी, तो अब वो 13 साल की बच्ची होगी, मेरे जैसी नहीं। खैर फिर यूं ही बातों बातों में तालिया उसके और वो फिर कहती है कि अगर मैं जाऊंगी भी सही तो मैं कुछ ऐसा बन के जाऊंगी कि फातिह को मुझसे पहली नज़र में मोहब्बत हो जाएगी। और दातन उसे कहती है कि वो तुमसे बड़ा है तकरीबन और तुम्हारे बाप की उम्र का होगा। तो और अगर तुम्हें उसके ख्वाब नहीं देखने चाहिए, अगर किसी को उसके ख्वाब देखने चाहिए तो वो मैं हूँ। और तालिया हैरत से दातन को देखती है और कहती है, सर से पैर तक देखती है, वो मोटी और काली होती है। खैर तो वो उसे कहती है कि वो कहती है और फातिह तुम्हें पसंद क्यों करेगा। तो वो कहती है क्योंकि इश्क अंधा होता है। और तालिया कहती है इश्क अंधा होता है, कलर ब्लाइंड नहीं होता। खैर नातन इस बात पर उसे क्वेश्चन मारती है, ये उनका मजाक जो है वो चलता रहता है। फिर तालिया कहती है कि मेरे पास हमेशा प्लान रहते हैं, मैं हमेशा एक केएल की एक बहुत बड़ी स्कैम आर्टिस्ट हूँ और मैं अपनी प्रोफाइल खुद बनाती हूँ। लोग मुझे उतना ही जानते हैं और उतना ही जान सकते हैं जितना मैं चाहती हूँ कि वो मुझे जाने। और मुझे उसके लिए प्लान्स बनाने होंगे, प्लान A B C D। अगर प्लान A फेल हुआ तो C फेल हुआ तो D। दातन पूछती है और बेचारे प्लान B का। तो तालिया कहती है तालिया के प्लान्स, तालिया की मर्जी। और फिर वो उठकर सोने जा रही होती है और फिर वो कहती है कि आज मैंने उसे फिर ख्वाब में देखा और वो परिंदा हम तीनों के सर पर था। दातन हैरत से पूछती है तीन कौन। तो वो कहती है वो एक नौजवान भी था जिसे मैंने पहले कहीं देखा है पर मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन था। हाँ तालिया कुछ नहीं भूलती, मगर खैर वो सोने चली जाती है और दातन से कह के जाती है कि मेरी किचन की हिफाजत करना, यानी जैसे तुम मेरे राजों की करती हो, और कुछ खा पी ना जाना। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और दातन अपने लिए सर्च करती है पतले होने की सर्जरी। तो जी हाँ, अब हमारी कहानी चंद घंटे पीछे वापस जाती है। यानी कि वहाँ जब फातिह जो है उनके घर तंगो कामिल के ड्राइंग रूम में मेहमानों से मिल रहा होता है वहाँ। तो जब वो वहाँ जाता है वो सिक्का जो है वो अली कामिल से लेता है और तालिया जो है वो वहाँ पे खड़ी उस सिक्के को देख रही होती है। यानी वो कहाँ खड़ी होती है, जो है वो यानी राहदारी में खड़ी उनको देख रही होती है। ठीक है, तो जो उसका बॉडी मैन होता है जो उसके साथ होता है, यानी वो उसको देख लेता है। बाहर तो शायद उसे मुलाज़मों के आने जाने की इतनी ख़बर ना हुई, लेकिन उस लड़की को वहाँ देख लेता है जो सफ़ेद रोशनियों में खड़ी होती है।
और जिसकी नज़र उस सिक्के पर होती है जो जो है वो उन्होंने एडम को पकड़ाया होता है, और एडम जो है वो अपनी जेब में डाल लेता है। उसके बाद वो बाहर गाड़ी में आते हैं, अलविदाई कलमात के बाद जो हैं वो उनके साथ बैठते हैं और चले जाते हैं। फ़ातिह और उसकी जो वाइफ होती हैं वो पीछे बैठती हैं, और आगे जो एडम होता है यानी बॉडी मैन जो होता है वो उनके साथ जो है वो फ्रंट सीट पे बैठा होता है। यूं ही गाड़ी चलती रहती है, सफ़र शुरू होता है। तो उसकी बीवी जो है, फ़ातिह की बीवी जो है, उनको कहती है कि तुम्हें उनके एंटीक के बारे में ये नहीं कहना चाहिए था जो तुम्हें अली ने दिया था। फ़ातिह को ये भी याद नहीं होता कि अली कौन है। वो फिर पूछता है कि अली कौन, और जब वो उसको बताती हैं कि शीला का बेटा, तो फिर इस तरह वो जो है वो कहते हैं अच्छा। और उसके बाद उनकी बात शुरू होती है इस बात से कि तुमने इस्तीफ़े वाली बात का जवाब क्यों नहीं दिया। ये फाइनल है कि हम वापस अमेरिका जा रहे हैं। और असरा जो उनकी वाइफ होती हैं उन्हें कहती हैं कि तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से बहुत सी लॉबीज़ हमें छोड़ चुकी हैं। अपनी क्रिश्मा और फ़ैन फॉलोइंग से बाहर निकलो, तुम्हें देखो कि कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। बारिसन नेशनल का चेयरमैन मुंतखब होने के लिए हमें फ़ंड्स चाहिए जो हमारे पास नहीं है। पहले पार्टी इलेक्शन, फिर जनरल इलेक्शन, हम कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरा बिजनेस पहले ही अशर यानी उसके भाई कि कर्ज़ों तले दबा है। मैं मज़ीद कर्ज़े नहीं ले सकती। तुमने आज तक सियासत से कुछ नहीं बनाया और मैं इसकी कदर करती हूँ, मगर अब मैं मज़ीद तुम्हें एक खोखले ख्वाब के पीछे पैसा और मेहनत लुटाते नहीं देख सकती। वो नरमी से फ़ातिह को समझाती है, कहती है कि हमारे साथ कोई लॉबी, कोई सियासी इत्तेहाद नहीं है। अगर कोई पार्टी का सदर बनने के लिए इलेक्शन में खड़ा हो सकता है वो तुम नहीं हो फ़ातिह। तुम्हारे ट्विटर्स फॉलोअर्स के अलावा हमारे साथ कोई नहीं खड़ा। वो अशर है, ऐश नौजवान है, मलेशिया का जस्टिन ट्रूडो है। उसके पास पैसा है, उसके साथ सियासी हलीफ खड़े हैं। वो मेंबर पार्लियामेंट है और मेहनत करके इस मकाम पर आया है। मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरा भाई है, बल्कि वो नौजवान नस्ल का नया लीडर है। उसकी कंपेन में ज़्यादा चार्म है। तुम एक ज़माने में बहुत पॉपुलर थे और खुदा का शुक्र है कि अब भी हो, मगर तुम्हारे गैर सियासी फैसलों ने तुम्हारे चार्म कम कर दिया है। तुम्हारे वोट कम हो गए हैं। बेहतर है कि हम इज्जत से इस मोनोपली से निकल आएं और अपना बुढ़ापा अमेरिका में आराम से गुजारें। तुम्हें मैंने कहा था कि अगले माह जब ऐश बाकायदा पार्टी चेयरमैन के इंतखाब का ऐलान करेगा तो तुम उसको इंडोर्स करोगे, उसके हक में दस्तबरदार हो जाओगे। तुम्हारा वोट बैंक ऐश के हक में चला जाएगा और यूँ एक बेहतरीन हैप्पी एंडिंग होगी। ऐश मलेशिया का अगला वज़ीर आज़म है। तुम इस नौश्ता दीवार को जितनी जल्दी हो सके पढ़ लो फ़ातिह। इस तरह खामोश ना रहो जैसे मैं अपनी गैलरी के लिए कर रही हूँ। मैं ये हम दोनों के लिए और हमारे बच्चों के लिए कर रही हूँ। फ़ातिह जो है उसकी बात सुनता है और मुस्कुराता है। फिर कहता है कि मलेशिया के दूसरे बच्चों की तरह मुझे भी बचपन में सबसे ज़्यादा मले अदब की जो कहानियाँ पसंद थी वो नन्हे गज़ाल की थी। नन्हा चलाक हिरन, माउस डियर, ये एक दुम कटा चूहे की शक्ल वाला हिरन होता है जो करीबन कुत्ते जितना होता है और छोटा सा था, मगर जानवरों में इस जैसा कौन आर्टिस्ट दूसरा कोई न था होगा। बहुत अयार था वो नन्हा किंचील हिरन। किंचील स्टोरीज की इब्तदाई दास्तानों में एक धोखेबाज, चोर और चुप जुबान हिरन था। बाद में अच्छा होता गया, मगर शुरू की दास्तानों में मुझे वो कहानी बहुत पसंद है जब इसको दरिया पार करना था और सामने एक मगरमच्छ बैठा था। तो नन्हे हिरन ने मगरमच्छ से कहा कि बादशाह ने मगरमच्छों की दावत की है और इसकी ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो मगरमच्छों की तादाद गिन के बताएं ताकि इसी हिसाब से खाना पकवाया जाए। इसलिए सब मगरमच्छ लाइन में खड़े हो जाएं। वो खिड़की से बाहर रोशन इमारतों को भागते देखकर महफूज सा बता रहा था। सांस रोके उसको सुन रहे थे। एडम के कान पूरी तरह खड़े थे। फिर क्या था? मगरमच्छों ने पुल की सूरत कतार बना ली। वो 1 2 3 करके गिनता हुआ एक मगरमच्छ से दूसरे पर छलांग लगाता और यूं दरिया पार कर गया। मगरमच्छ आज भी बादशाह की दावत का इंतजार कर रहे हैं। सारे दुमकटे हिरनों का मसला ये होता है कि उनको लोगों को मैनिपुलेट करने की इतनी आदत पड़ चुकी होती है कि ये मैनिपुलेशन उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। वो हाथ पैर कट जाने से मफलूज नहीं होते, दूसरों की जिंदगियों का स्टीयरिंग व्हील छिन जाने से मफलूज होते हैं। ऐसे गज़ालों को इस वक्त से डरना चाहिए जब दावत का इंतज़ार करते मगरमच्छ दरिया से निकल आएं और उसको तलाश कर लें, क्योंकि मगरमच्छ खुश्की पर भी इतना ही ख़तरनाक होता है जितना दरिया में।
वो दोबारा से फातिहा अपने मोबाइल स्क्रीन खोल लेता है। जो बॉडी मैन निगाह झुका लेता है और हैरान होता है कि हमारे यहाँ ऐसा, हमारे मोहल्ले में तो ऐसा नहीं होता। किस तरह फातिहा ने अपनी साली को द माउस टीर यानी संग कंचील बोल दिया है। कार सिग्नल पर रुकती है तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो फातिहा मतलब अपने किसी प्रोटेस्ट के लिए जा रहे होते हैं। उनमें से किसी एक की नज़र जो है वो फातिहा पर पड़ती है और वो अपने सारे बच्चों को इकट्ठा कर देता है। फातिहा जो है वो नीचे मोबाइल में झुका होता है और फिर यूं ही एडम उसको कहता है कि शायद बच्चे आपके फैंस आए हैं, आपसे तस्वीरें लेना चाहते हैं। तो जो उसकी बीवी होती है यानी असरा कहती है कि ये बच्चे हैं, वोटर्स नहीं, सो ओवर एफिशिएंट ना बनो। और इस तरह वो जो है वो गाड़ी का सिग्नल हरा होता है और वो चले जाते हैं। और फातिहा जो है वो और वो जो नन्ही चेहरे जो होती हैं उनकी ये नहीं, जाहिर सी बात है वो मुरझा जाते हैं। और फातिहा जो है वो मोबाइल से नज़रें हटाता है और एडम से पूछता है कि तुम कौन हो। वो जल्दी से उसको बताता है कि सर मैं एडम हूँ, आपका बॉडी मैन। तभी उनकी बीवी बोलती हैं कि अब्दुल्ला 11 दिन के लिए छुट्टी पर गया है तो इसने अपने मोहल्ले की किसी लड़की को भेजा। मैंने इसकी शक्ल पर तरस खाकर इसको भी यहाँ पे जो है वो रख लिया है। आदम को मलेशिया में यानी मलेशिया में एडम कहते हैं। ये मुसलमानों में आम है। सिग्नल खुल जाता है और फातिहा एडम से पूछता है कि क्या करते हो एडम। और यूं एडम का चेहरा जो है वो तमतमा उठता है। वो उनको बताता है कि मैं फ़ौज में था और कुछ सेहत की मसले की वजह से जो मुझे फ़ारिग कर दिया गया। फिर 3 जगह नौकरी के लिए भी अप्लाई किया। अपने वालिद साहब के साथ एक दुकान पर सेल्समैन, मेरे वालिद जो है दुकान में सेल्समैन है, मैंने उनके साथ भी काम किया और एक सिक्योरिटी फर्म से प्राइवेट बॉडीगार्ड की ट्रेनिंग भी ली है। अब अब्दुल्ला की जगह 11 दिन के लिए आया हूँ। तभी असरा बोलती है कि तुम ये बॉडी गार्ड वाले लिबास में क्यों हो, तुम एक बॉडी मैन हो। और ये पिस्तौल, इसका लाइसेंस है तुम्हारे पास? तो वो कहता है जी हाँ लाइसेंस है मेरे पास। तो वो कहती हैं ठीक है तुम इसको रख सकते हो, मगर आइंदा तुम बॉडीगार्ड के हुलिये में नहीं आओगे। तभी फातिहा उससे पूछता है कि एडम तुमने वो किसको डाला? और एडम कहता है कि सर मैंने किसी को भी नहीं। फातिहा को बेअख्तियार गुस्सा आता है और वो फिर पूछता है तुम्हें मालूम है एडम किसी मुल्क के लिए सबसे ख़तरनाक आदमी कौन होता है? तो एडम जवाब देता है करप्ट हुक्मरान। फातिहा कहते हैं हाँ, मगर इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक सियासी जाहिल होता है। वो एडम को देखते हुए अफसोस से कह रहा था, वो सियासी जाहिल जो सीना तान के कहता है कि उसे सियासत से दिलचस्पी नहीं, बल्कि उसे तो कहानी के अगले हिस्से में हमें मलेशिया के बारे में बताया जाता है। उस सुबह के बारे में जब मलेशिया जो है वो बारिश से नहाया खड़ा होता है और तब तक बारिश रहती है जब तक सूरज नहीं निकल आता। यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन बारिश होती है और अगर कभी बारिश लेट हो जाए तो मस्जिदों में ऐलान दुआ करवाई जाती है। 60% मिले कौम यहाँ बसती है जिनमें मुसलमान हैं, जिनकी रंगत गंदमी और नकूश पीने से। ये मुसलमान हैं और 30% चाइनीज़ हैं जो बुद्धिस्ट हैं और 10% इंडियन हैं। यहाँ पे इस्लाम जो है वो तलवार और जंगों के ज़ोर पर नहीं बल्कि मुसलमान ताजरों की वजह से फैला था। राजा मुसलमान हो गया और यूँ मलाका सल्तनत जो है वो बादशाह बन गई। 1957 में अंग्रेज़ों से भी जंग किए बगैर जो है वो मुआहदे के तहत मलेशिया अलग हुआ था। मलेशिया में जो पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म ऐसे ही काम करते हैं जैसे पाकिस्तान, मगर उनका जो एक बादशाह भी होता है जो KL के एक महल में रहता है। हर 5 साल बाद नया बादशाह आता है और उसकी यहाँ वही हैसियत है जो पाकिस्तान के सदर की है, बस एक एजाज़ी कुर्सी है जिससे वो लुत्फ़अंदोज़ होता रहता है। मलेशिया हर रियासत का अपना मंत्री बिसार होता है। जैसे पाकिस्तान में सूबे हैं, उनके वज़ीर आला। मलेशिया में सारे वज़ीरों और वज़ीर आला और बादशाहों से भी ज़्यादा ताकतवर एक शख्स होता है, वो आदमी जिसको पार्लियामेंट मुंतखब करके वज़ीर आज़म या प्रधानमंत्री बनाती है। अमूमन ये होता है कि जिस सियासी जमात को ज़्यादा वोट मिलते हैं उनके चेयरमैन को वज़ीर आज़म बनाया जाता है। इसलिए अगर किसी को मलेशिया का वज़ीर आज़म बनना है तो पहले उसको अपनी सियासी जमात के हर 5 साल में एक दफ़ा होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन की कुर्सी के लिए इंतखाब लड़ना पड़ेगा। अगर वो चेयरमैन मुंतखब हो जाए और पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल कर ले तो पार्टी चेयरमैन ही वज़ीर आज़म बनेगा। वहाँ पार्टी चेयरमैन हर 5 साल बाद मुंतखब होता है। औलाद को विरासत में पार्टी नहीं मिलती।
खैर 90 की दहाई में जो है वो मलेशिया एक बहुत ही कचरे का ढेर था, भूखा और कमज़ोर शहर था जिसको जो है करप्शन कैंसर थी। फिर एक शख्स महातीर बिन मोहम्मद लीडर आया, उसने ईमानदार और चेयरमैन था, ईमानदार और बहादुर था और उसने एक मुल्क बदला और अदल इंसाफ कायम किया, एक अच्छा निज़ाम लाया और करप्शन से पाक किया। मुल्क खुशहाल हो गया और सियाह आने लगे, मलेशिया की खूबसूरती के चर्चे होने लगे और मुल्क को दौलत और तरक्की से माला माल होता गया। लोग हुकूमत से इतना खुश थे कि बार बार इसी पार्टी को मुंतखब करते गए। बारिसन नेशनल खुद कोई पार्टी नहीं थी बल्कि बहुत सी पार्टियों का इत्तेहाद था। जहां इस पार्टी ने मुल्क को अच्छे से चलाया, वहीं बेपनाह सीटें मिलने के बायस इसकी अपोजिशन ख़त्म हो गई और ज़रूरत से ज़्यादा ताकत हमेशा इंसान को ख़राब कर देती है। यूँ गुज़श्ता इंतखाबात में पहली दफ़ा बारिसन नेशनल यानी कौमी फ्रंट इलेक्शन हार के अपोजिशन में आ गई है और अभी जो है वो मौजूदा हुकूमत है जिससे अवाम खुश नहीं है, जो अभी हम जिस कहानी का जो हिस्सा पढ़ रहे हैं उसमें। मलेशिया का मीडिया जो है वो पाकिस्तान की मीडिया की तरह नहीं, आज़ाद और आवारा नहीं होगा। पहले मतलब वो सरकारी है और वहाँ पे जो है अपोजिशन को इतनी ज़्यादा कवरेज नहीं मिलती। खैर अब हम फातिहा रामसिल के घर आते हैं, जहाँ फातिहा जो है वो नाश्ता कर रहा होता है और मुख्तलिफ़ तरह के खाने बने होते हैं और तभी एक 35-40 के लगभग एक शख्स आता है यानी, और वो सलाम करता है काका यानी अपनी सिस्टर असरा को, फातिहा की बीवी को, और फिर अबंग यानी अपने भाई को, यानी कि फातिहा को, और फिर बैठ जाता है और फिर यूं ही बातें होती हैं। उसके हाथ में कार्ड्स होती हैं, शायद वो असरा की आर्ट गैलरी के लिए कार्ड्स बनवा के लाता है। और फिर उसकी बहन पूछती है कैसी हो, तो वो कहता है मैं हमेशा की तरह अच्छा हूँ और मैं आने से पहले बता नहीं सका। तो फातिहा उसे कहता है कि तुम्हारी बहन को वही आ जाती है और वो पहले ही तुम्हारी पसंद का नाश्ता बना देती हैं। खैर ये बातें होती रहती हैं। एडम को देखकर ऐश यानी अशर पूछता है कि अब्दुल्ला कहाँ है। खैर और फिर छुट्टी पे गया है और तुम सुनाओ कैसे हो, असरा उससे पूछती है। वो कहता है कि मैं आपकी नीलामी के लिए कार्ड्स लाया हूँ, आपके आर्ट बेसिस की नीलामी की तकरीब के सारे इंतजाम मुकम्मल हो गए हैं, आप ये कार्ड्स देख लें। अभी किसी को भेजे नहीं है, लेट नाइट आए हैं तो मैंने सुबह सबसे पहले इधर ही चलाया। एक तो सुबह सुबह इस दी माले टाइम्स मिले रिपोर्टर्स का फ़ोन आया था। फिर वो फातिहा से कहता है कि आप जो है वो चेयरमैनशिप छोड़ रहे हैं और इंतखाब में नहीं लड़ रहे और मैं आपको मिस करूँगा, मुझे कौन गाइड करेगा, और ये वो इस तरह की बातें करता है। तो फातिहा उसे कहता है कि आपको खैर ऐश अभी उसे कहता है कि काका अपनी बहन से कहता है कि आप इतनी ज़िद मत करें, अगर भाई चले गए तो मुझे गाइड कौन करेगा। तो उसकी बहन कहती है कि मैं पॉलिटिकल 5 पोस्ट करके थक गई हूँ, अब मैं एक महंगे शौक को जारी रखने के लिए। खैर वो बातें करते यूँ ही बातें आगे बढ़ती हैं। तो फातिहा उससे कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं दस्तबरदार हो रहा हूँ ऐश। अशर उसकी बात सुन के थोड़ा सा संभलता है और फिर कहता है कि आपका जो भी फैसला होगा मैं आपके साथ हूँ। वो कहता है थैंक यू और फिर उठकर चला जाता है। अशर अपनी बहन से कहता है कि आपने तो कहा था भाई मान गया है। असरा उसे कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैंने तुमसे वादा किया कि अगले वज़ीर आज़म तुम बनोगे तो तुम ही बनोगे। मैं फातिहा को मज़ीद सियासत में ख़ुद को तबाह करने नहीं दे सकती। इसी सियासी कैंपेन के दौरान आरियाना को खोया था हमने। फातिहा के पास सिर्फ ख्वाब हैं, पैसे नहीं। मैं उसे मज़ीद अपना और मेरा पैसा इस सियासत में नहीं झोंकने दूँगी। मैं बुरा अशर कहता है कि मैं बुरा फील कर रहा हूँ, भाई मुझसे खफा होंगे। असरा कहती है कि नहीं, वो तुमसे खफा नहीं है। फिर वो क्या अपनी बहन से कहता है कि आपको उनको मुल्क छोड़ने का नहीं कहना चाहिए था, मलेशिया उनके खून का हिस्सा है। और वो कहती है कि मैं इससे कम पर राज़ी नहीं हो सकती। फिर वो अशर को थैंक यू कहती हैं कि आपने मुझे जो है वो मेरी आर्ट गैलरी के लिए कार्ड्स वगैरह और इन सब के इंतजाम किए हैं। और फिर वो उसे कहती है कि मेरी आर्ट गैलरी में कुछ कवैती जो है वो आ रहे हैं जुमेरात की इस पहर को। तो वो उससे पूछता है कि कौन कवि, तुम और फातिहा दोनों एक जैसे हो, दोनों ही भूल जाते हो, जाहिर है। वो कहते हैं कि
मैंने बताया था कि एक कवैती अमीर हमें नीलामी के लिए एक नादिर पेंटिंग का अतिया दे रहा है, स्पाइलम की पेंटिंग, घायल कज़ाल, ज़ख्मी हिरन। वो एक मशहूर आर्ट कलेक्टर है और जिस वक्त वो गैलरी आए तुम्हें वहाँ होना चाहिए, लाजमी। सियासतदानों की बीवियों को लोग अतिये सिर्फ सियासतदानों से ताल्लुक़ बनाने के लिए देते हैं। इनका कोई काम वगैरह हो तो तुम कर देना, फातिया से मुझे उम्मीद नहीं। श्योर, मगर पेंटिंग किसी एक्सपर्ट से चेक करवाना ज़रूर करवाना, निकली ना निकले। ज़ाहिर है करवाऊँगी, ऐसे ही तो नीलामी पर नहीं रख दूँगी, मेरी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। चलता हूँ काका, बहुत काम है। फिर अस्सा उसे कहती है कि तुम शादी कर लो। मलेज़िया की कोई अच्छी सी लड़की देखकर मलिक कौम जो है वो ये देखकर, अपने सियासतदान की एक मिसाली खूबसूरत बीवी देखकर, दो बच्चे, परफेक्ट फैमिली, तुम्हारी जो है वो इससे शोहरत बढ़ेगी। वो कहता है जैसा मगर इतनी परफेक्ट लड़कियां कहाँ से आएँ। फिर उसे कहती है कि तुम्हारी जो है वो हल्का अहबाब और आदतों को अच्छी तरह जानती हूँ मैं, जाओ ढूंढो कोई। फिर कहानी रुख लेती है तंगो कामिल के घर का, जहाँ तालिया जो है वो अपनी झूठी कहानी सुनाकर रो धोकर वहाँ से, यानी अब वो तंगो कामिल के घर से जो है वो काम उसने छोड़ना होता है, तो वो एक कहानी बनाती है कि जो पैसे उसने तंगो कामिल ने उसको दिए थे और जो उस आदमी ने दिए थे उसने अपने पाकिस्तान अपने घर में भेजे, तो उसके वालिद जो है उसकी ज़बरदस्ती शादी करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो गलत कामों में मुलविस है। उसकी ये बात सुनकर मिसेस कामिल कहती हैं कि हाँ, मुझे भी अपनी माँ से इसी वजह से आज तक मैं अपनी माँ को माफ़ नहीं कर पाई क्योंकि उन्होंने मेरी बहन के साथ भी यही किया था। तालिया हैरान होती है, वो कहती है कि आपको तो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी। वो कहती है कि नहीं, मोहब्बत कहाँ से, तेरी माँ थी मेरी। यहाँ से तालिया को अपनी इंसानियत पर अफसोस होता है कि कैसे उसने जो है वो ताज उसका छोड़ दिया था इसलिए कि उसकी माँ की निशानी है। उसको बहुत अफसोस होता है, गिल्ट होता है। फिर मिसेस कामिल उसको जो है वो अपने उसकी बकाया जो है वो तनख्वाह देना चाहती हैं, वो वहाँ वो लेने से इनकार कर देती है और फिर वो उन्हें कहती है कि कभी लाहौर आइएगा तो मुझसे ज़रूर मिलेगा, और फिर यूँ दुआओं के साथ वहाँ से वो रुखसत हो जाती है। घर आती है तो दातन जो है वो पूरी रात बैठकर जो है वो पतला होने की नुस्खे देखती रहती है और सुबह मुँह फुला के बैठी होती है क्योंकि वो पतला होने के चक्कर में बहुत कुछ खा चुकी होती है। और फिर उसके बाद जो है वो तालिया उससे कहती है कि मैं आराम करने जा रही हूँ और फिर हम फातिह बिन रामज़ल के घर में चोरी करने और प्लान के बारे में सोचेंगे। तालिया अपने नीचे झुककर अपने जूते पहनने लगती है तो उसकी गर्दन पे एक जले हुए का निशान होता है। दातन जो है वो उसकी तस्वीर बना लेती है और फिर अचंभे से उसको देखती है और तालिया उससे कहती है कि तुम मेरी जैसी पतली नहीं हो सकती, और वो चली जाती है और दातन जो है वो उसको अपने मोबाइल में सर्च करने लग जाती है। जब तालिया वापस आती है तो वो उस तस्वीर का नामो निशान मिटा चुकी होती है। और फिर यहाँ से वो जो है फातिह बिन रामज़ल के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं कि वो फातिह बिन रामज़ल के बारे में क्या जानते हैं। अब हमारी कहानी रुक लेती है एक ऐसे मोड़ का जहाँ दातन और तालिया फातिहा के बारे में दी गई इंफॉर्मेशन, यानी उनको फातिहा के बारे में कितना पता है उसके बारे में डिस्कस कर रही होती है। फातिहा रामज़ल जिसके नाम के साथ वान लगता है, और तुम जानते हो तालिया के वान मलेशिया में इन लोगों के नाम के साथ लगता है जो ऊपर से शाही ख़ानदान में से थे, मगर फिर किसी एक ने आम आदमी से शादी कर ली तो उनकी नस्ल में मिलावट हो गई। फातिहा कम उम्री में अपने वालिदैन के साथ अमेरिका चला गया, उसको वहाँ की शहरियत भी मिल गई, मगर वो कभी मुल्क से कटा नहीं। छुट्टियों में त्योहारों भी वो KL आ जाता था। लोग कहते हैं कि वो वहाँ कॉलेज में काफ़ी मकबूल था। फातिहा ने 2 दफ़ा स्टेट अटर्नी का इलेक्शन लड़ा और दोनों दफ़ा रियासत के लोगों ने उसे मुंतखब करके ऑफिस में पहुँचाया। वो अमेरिका में काफ़ी मकबूल था, उसका रिकॉर्ड शानदार था, ईमानदार आदमी, सच्चा और खरा। मगर वो सब छोड़ के मलेशिया वापस आया और यहाँ की सियासत में हिस्सा लिया। वो दो दफ़ा मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब हुआ है और इन 10 सालों में उसने अपने हलके के लिए बहुत कुछ किया है। उसने इलाके को साफ़ किया, वहाँ बेहतरीन स्कूल्स बनवाए, बेहतरीन हस्पतालों का निज़ाम लाया, सिक्योरिटी बेहतर की, लोग उससे खुश हैं। अगर कोई नहीं खुश तो उसकी अपनी पार्टी है। उसकी साफ गोई जहाँ बहुत से दोस्तों को नाराज़ किया है, वहाँ हद से ज़्यादा बेनियाजी अमीर लॉबिस्ट्स को इससे दूर करके अशर के करीब ले गई है। अशर इसकी बीवी का भाई है, मीठी छुरी जैसा, हर वक्त हंसता मुस्कुराता हुआ एक नंबर का दोगला और एम्बिशियस इंसान। अशर ने अपने आबंग के नाम पर लोगों से कर्जे लिए और फेवर्स मांगे। ये नहीं कि फातिहा उनको अदा करेगा, बल्कि ये कि इस तरह मैं आपको फातिहा से करीब कर दूंगा। फातिहा से
अशर अमीर होता गया और फ़ाते की जमा पूंजी कम होती गई। सियासत बहुत महंगा शौक़ है और उसकी बीवी का काम भी इससे मुतासिर हुआ है। ऊपर से लग्जरी लाइफस्टाइल का मुलम्मा तो है, मगर अंदर से इनके पास कुछ नहीं बचा। मगर फ़ाते को इसकी परवाह नहीं है। वो एक ख्वाब में जी रहा है तालिया, एक आइडियलिज्म में। लोग कहते हैं उसे सियासत नहीं आती, उसे अयारियाँ नहीं आती। वो अवाम के वोट के भरोसे पे वज़ीर आज़म बनने के लिए पुरयकीन है और पुरुम्मीद है, मगर उसे इतना भी एहसास नहीं कि मलेशिया में जमहूर की हमायत काफ़ी नहीं, अमीर दोस्त ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। फ़ाते एक सादा आदमी है, मगरूर भी है, मगर हर एक पर एतबार कर लेता है, सबको अपने जैसा सच्चा समझता है। उसके दोस्त अशर के साथ मिलते जा रहे हैं। दबाव बढ़ रहा है, ये देखना है कि फ़ाते रामज़र अपने ख्वाब से दस्तबरदार होता है या नहीं। अब दूसरी तरफ फ़ाते रामज़र जो किसी पॉलिटिकल मीटिंग में जा रहे थे, अचानक रास्ते में वो कुछ सोचते हुए अपने ड्राइवर से कहते हैं कि गाड़ी मोड़ लो। और उनका ड्राइवर कहता है कि सर हम पार्लियामेंट नहीं जा रहे कहते। और फिर वो कहते हैं कि शम्स के घर की तरफ गाड़ी ले लो, क्या हम सेशन अटेंड नहीं करेंगे, और रास्ते से फूल भी ले लो। शम्स बीमार है कुछ अरसे से। ओके सर, मैं पॉलिटिकल सेक्रेटरी को इन्फॉर्म कर दूं कि आप सेशन अटेंड नहीं करेंगे। एडम वहाँ जल्दी से फ़ोन निकाल कर सेक्रेटरी, गुलाम मत लेना, शम्स को इससे एलर्जी है। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। एडम इतना तो समझ चुका था कि उसका सर कभी भी बात का सीधा जवाब नहीं देता। जैसे ही गाड़ी एक बंगलो के सामने उतरती है, रुकती है, तो जब एडम उसका गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगता है तो फ़ाते खुद गाड़ी का दरवाज़ा जो है वो खोल कर बाहर आ जाता है। तमाम मुलाजमीन को रोक देता है, वो अकेला अंदर जाएगा, जबकि एडम उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। वो एडम से कहता है कि तुम नहीं आओगे, और एडम कहता है कि सर आपको फ्लू है और आपको टिश्यू की बार बार ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं आपके साथ होना ज़रूरी है और मैं आपको किसी दूसरे के मुलाजिम के टिश्यू पर नहीं छोड़ सकता। फ़ाते उससे कहता है कि तुम मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। वो कहते नहीं सर, रात तक मेरे दिल में लालच थी कि आपको इम्प्रेस करूं, मगर अब मुझे कोई गर्ज नहीं है। ना आप मेरी सिफारिश करेंगे और मेरी नौकरी भी चंद दिन की है सर। लालच की वजह से रात को मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैंने किसी को वोट नहीं दिया। सर मैंने आपकी मुखालिफ पार्टी को वोट दिया और मैं सच कह रहा हूँ, और सच किसी से खौफज़दा नहीं होता। मैं आपके साथ चलूँगा। फ़ाते मुस्कुराता है और उससे कहता है कि तुम मुझे वाकई इम्प्रेस कर रहे हो। खैर जब वो अंदर जाती हैं, शम्स से मिलता है, उसकी तबीयत पूछता है, तो शम्स उससे कहता है कि तुम कुछ परेशान लग रहे हो। फ़ाते कहता है कि मैं एक दोहराए पे खड़ा हूँ, ये सामने 3 सड़कें, फैसला नहीं कर पा रहा कि क्या करूँ। और फिर मेज़ से झुकता है और टिश्यू उठा लेता है और ख़ुद ही टिश्यू यूज़ करता है। एडम का मुंह खुला रह जाता है। फिर शम्स उससे कहता है कि मुझे खुशी है कि तुमने हर बुरे वक्त में मुझे याद रखा, मुझ पर भरोसा किया। वो कहता है कि शम्स मैं किसी बुरे वक्त में नहीं हूँ। शम्स उससे कहता है कि तुम किसी अच्छे वक्त में भी नहीं हो। अगर तुमने मुझ पर भरोसा किया तो मेरी राय तहम्मुल से सुनो, तुम अच्छे वक्त में नहीं हो फ़ाते, लोग तुमसे हाथ खींच रहे हैं। और फिर वो कहता है कि ऐश चाहता है कि मैं चेयरमैनशिप के इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाऊँ। असरा चाहती है कि मैं अमेरिका चले जाऊँ। ये सरासर जुल्म है। शम्स कहता है चेयरमैन बनने का अगर ये दुरुस्त वक्त नहीं है तो अलग बात है, लेकिन मुल्क छोड़ना, अपनी सियासत छोड़ के किसी लाउंज लीजर की तरह रिटायरमेंट गुजारना, ये तुम्हारी शान के खिलाफ है। सियासत दरमियानी रास्ते का नाम है, मुफाहमत का, बातचीत से मसाइल हल करने का। तुम कुछ अपनी मनवाओ, कुछ उसकी मानो। चेयरमैनशिप में छोड़ दो, मगर किसी एक रियासत की हुकूमत मांग लो। ऐश वज़ीर आज़म बन के एक रियासत तुम्हारे हवाले कर दे, तुम इस शर्त पे ऐश से डील कर लो। फ़ातिहा कहता है वाकया सही, मैं इस बारे में सोचूंगा। अब इजाज़त, असरा की नीलामी पर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अच्छा कोई इवेंट हो रहा है मिसेस असरा का, अल्लाह बरकत दे। हाँ, ऐश अरेंज कर रहा है। जब वो बाहर निकलती हैं तो टोकरी में एक सुर्ख और गुलाबी कार्ड रखा होता है। उसके जहन में जमाका होता है। एडम को याद आता है कि रात को जब ऐश उनको कार्ड्स देने आया था उनके घर, तो उसने कहा था कि सबसे पहले इधर ही आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले वो शम्स के घर से होके गया है। खैर एडम फ़ाते के पीछे चलता है और शम्स जो है वो फिर कॉल कर ऐश को कॉल मिलाता है और कहता है कि तुमने ठीक कहा था, वो सबसे पहले मेरे पास ही आया है और बेफिक्र रहो, मैंने वही कहा है जो तुमने बोला था, एक रियासत की हकमियत और बस। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया तो वो सोचते हुए बोला, कुछ कह नहीं सकता, मगर वो दस्तबरदारी के लिए नीम रजामंद है। लगता है नहीं इसको मुझ पर शक नहीं होगा, वो मुझ पर एतबार करता है।
चंद किलोमीटर दूर अपने ऑफिस में अशर बैठा होता है और कान फ़ोन से लगाए मुस्कुरा रहा होता है। फ़ोन कान से लगाए मुस्कुरा रहा होता है। गुड, मुझे मालूम था कि वो कभी भी अमेरिका नहीं जाएगा। हमने इसको मौत दिखाकर बुखार पे राज़ी करना रहा है। वो मुझसे जल्द ही एक रियासत की बात करेगा और मैं उसकी मान रख लूँगा। कॉल करती है और रमली जो उसका मुलाजिम होता है वो अंदर आता है और उससे पूछता है कि अरब अमीरजादे का बंदोबस्त कर लिया है। तो यस सर, सारे कागजात पक्के हैं। मिसेस अज़हर को शक भी नहीं होगा कि जिस अरब अमीरजादे से वो मिलने जा रही हैं वो एक अदाकार है और पेंटिंग उस शेख के मुलाजिम से उनके घर से उठवाई है। लेकिन असल शेख साहब इसको मिस नहीं करेंगे, क्योंकि चंद साल कबल जब जख्मी हिरन की पेंटिंग चोरी हुई थी तो चोर हमेशा की तरह एक नकली पेंटिंग छोड़ गए थे। बहुत महारत से बनाई गई है। वो शेख साहब ने गुस्से से इसको स्टोर में फेंकवा दिया था और एक्सपर्ट्स का बंदोबस्त कर लिया जो पेंटिंग की तस्दीक करेंगे कि वो मिसेस अज़हर को बताएंगे कि वो असली है। मिसेस अज़हर के अपने एक्सपर्ट का एन मौके पे मुल्क से भेजने का बंदोबस्त भी कर लिया। मिसेस अज़हर वो गैलरी ओनर हैं, एक्सपर्ट नहीं। वो धोखा खा जाएंगे। गुड, अशर पहली दफ़ा मुस्कुराया। नीलामी पे जब पेंटिंग महंगे दामों बिक जाएगी तो एन वक्त पर बाहर से आया एक मशहूर एक्सपर्ट उसका मुआयना करेगा और मीडिया के सामने ये इश्कार करेगा कि मिसेस असरा फाते जेली पेंटिंग चैरिटी के नाम पर बेच रही थी। फातिया भाई को जिम्मेदारी कबूल करके पार्लियामेंट की रुकनीत से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। बहुत बदनामी होगी ना सर, मैनेजर के अल्फाज अफसोस से हुए। फिर वो हिचकिचाया, मगर सर आप मिसेस असरा के भाई हैं। गलत, उसने स्पॉट लेक्चर में बात काटी। मैं सिर्फ मलेशिया की वजारत उज़्मा का उम्मीदवार हूँ। ये तख्त का मामला है रमली, और तख्त के लिए बेटे अपने बाप बेटे को मार दिया करते हैं। हम मलेशिया का तख्त एक ऐसे शख्स के हाथ में नहीं दे सकते जो 10-15 साल पहले मलेशिया आया था। इस मुल्क में सारी उम्र हमने गुजारी है। इसको एशियन टाइगर बनते हमने देखा है। इसके वारिस हम हैं। और सख्ती से हाथ जलाया, गोया जाने का इशारा किया। जी सर। मैनेजर ने जल्दी से बात ख़त्म की और उठ खड़ा हुआ। हमारी कहानी आगे बढ़ती है और कोलमपुर के हेड ऑफिस यानी कोलमपुर के बार्सन नेशनल के हेड ऑफिस की तरफ जाती है, जहां फान फाते कुछ चंद आदमियों के साथ लॉबी में से गुजर रहे होते हैं। एडम उनसे बात करने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि एडम के दिमाग में बार बार वो सुर्ख कार्ड नज़र आ रहा होता है जो वो शम्स साहब के घर देखा है। एडम उनसे बात करने की कोशिश कर रहा होता है मगर उसे मौका नहीं मिल रहा होता। एक जगह एडम उन्हें पुकारता है तो जो ऑफिस सियासी सेक्रेटरी होता है वो उसे एडम से कहता है कि एडम तुम आके मुझसे मिलो, तुम्हें जो है वो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, तुम्हें अब्दुल्ला ने मैनर्स नहीं सिखाए। खैर, एडम बाहर कुर्सी पर इंतज़ार करता है और जैसे उसे मौका मिलता है वो कमरे में दाखिल हो जाता है। फातिया जो है वो अपने मोबाइल से कुछ डायरी पर टैली कर रहा होता है और काफ़ी मसरूफ़ इंसान है वो। एडम कहता है कि सर मुझे आपसे एक बात कह सकता हूँ। फातिया कहता है कि मैं नहीं जानता लोग सवाल पूछने की इजाज़त क्यों तलब करते हैं, जबकि उन्हें जवाब में सिर्फ हाँ ही सुना होता है और इजाज़त की उन्हें परवाह नहीं होती। सर, आप शम्स साहब के पास गए और उनसे अशर साहब के बारे में मशवरा किया। उनसे कहता है कि सर आप गलत आदमी पर भरोसा कर रहे हैं। सुबह अशर साहब ने आपसे कहा था कि वो सबसे पहले आपके पास आए, लेकिन शम्स साहब के पास वो असरा मैम की गैलरी का कार्ड मौजूद था। इसका मतलब है कि अशर साहब शम्स साहब के करीबी दोस्त हैं और उनमें कोई तकल्लुफ़ नहीं है। सर आप गलत आदमी पर भरोसा करें। उसकी टांगें कांपने लगी। सर वो आपके साथ मुखलिस नहीं है। और फातिहा के चलते हाथ रुक जाते हैं और उनसे पूछता है एडम तुम्हारा नाम वो उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। हाँ, वो बताते हैं कि सर एडम। हाँ एडम एडम किसी गांव में एक आदमी का कत्ल हो गया तो लोगों ने शहर से एक माहिर सुराख रसां को बुलाया। उसने मौका वारदात का जायज़ा लिया तो मालूम हो कि मरने वाले को किसी शादीशुदा औरत से अफेयर था। औरत कौन थी कोई नहीं जानता था। सुराख रसां सीधा चर्च गया और पादरी के साथ एतराफ़ी कमरे में बैठ गया। हमारे मसीह भाई जब गुनाह करते हैं तो पर्दे के पीछे वो पादरी के सामने इतराफ़ कर लेते हैं। सो उसने पर्दे के पीछे पादरी से कहा कि फ़ादर मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मेरा एक शादीशुदा औरत से ताल्लुक़ है। एडम सांस रोके सुन रहा था और उससे नज़रें जमाए मुस्कुराहट से कह रहा था। पादरी ने फ़ौरन पूछा क्या मिसेस जूलिया से? उसने कहा नहीं। पादरी बोला क्या मिसेस मार्था से? उसने कहा नहीं। तो पादरी ने कहा फिर मिसेस बारबरा होंगी। सुराख रसां वहाँ से निकल आया। हर किसी ने उससे पूछा कि तुम कत्ल की तफ्तीश की जगह क्या करते फिर रहे हो? तो उसने कहा जब मैं चर्च गया था तो खाली हाथ था, अब जबकि निकला हूँ तो मेरे पास 3 मुश्तबा औरतों के नाम हैं। आखिर में वो मुस्कुराए। एडम
का मुंह खुल गया। चंद लम्हे लगे उसे बात समझने में। आप जानते हैं कि वो अशर साहब के साथ मिले हुए हैं, इसलिए आप उनसे मिलने गए थे ताकि आप ये जान सकें कि अशर साहब असल में क्या चाहते हैं, उनके एंड गेम क्या है। फातिहा ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराता उसे देखता रहा। तुम्हारी तसल्ली होगी। मैं समझा कि आप, वो बेवकूफ़ कहते कहते रुक गया। एडम, अगर तुम कभी किसी इंसान की काबिलियत को मापना हो तो पैमाना इस जंग को ना बनाना जो उसने जीती या हारी है, बल्कि हमारे किरदार का तयन तो वो जंगें करती हैं जिनको लड़ने की हिम्मत हम करते हैं। अगर तुम जानना चाहते हो कि कोई इंसान किस मकाम पे खड़ा है, तो देखो कि उसके ख्वाब क्या है, वो कौन सा मकसद और मंजिलें पा लेना चाहता है। इंसान वो होता है जो उसका सबसे बड़ा ख्वाब होता है, भले वो इसको ना भी हासिल कर सके। अगर एक आदमी का ख्वाब इस मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर पहुंचना है और इस मुल्क को एशिया का लीडर बनाना है, वो शख्स इस ख्वाब के लिए आखिरी हद तक कोशिश भी कर रहा है, तो वो कुछ भी हो सकता है मगर बेवकूफ़ नहीं। और एडम उसे देखे गया। सब कहते हैं कि आप हर एक पर एतबार कर लेते हैं, गलत नहीं कहते। सर, आपने मुझसे टिशू क्यों नहीं लिए? एडम, तुम्हें वाकई लगता है कि फातिर बिन रामजल किसी पर डिपेंड कर सकता है? वो आज पहली दफ़ा फातिर रामजल से मिला था। उसका दिल एक अजीब खुशगवार हैरत से भर गया था, मगर दिल पे एक बोझ सा आ गिरा था। 11 दिनों में ये ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी और कभी उससे यूँ नहीं मिल सकेगा। सिर्फ 11 दिन थे उसके पास मुल्क के सबसे बड़े विजनरी हालिम से कुछ सीखने के लिए। जाहिर है अभी वो ये थोड़ी जानता था कि ये 11 दिन कभी ना ख़त्म होने वाले दिन है। अब हमारी कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ तालिया और दातन फातिह बिन रामजल के घर चोरी करने के लिए जाती हैं। दिन दिहाड़े चोरी। तालिया के मुताबिक 70% चोरियाँ दिन दिहाड़े होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर चोर कुत्ते बिल्लियों या अलार्म से नहीं डरते, बल्कि लोगों से डरते, इंसानों से डरते। और दिन के वक्त लोग अपने अपने कामों में जाते हैं तो चोरी करना आसान होती है। खैर, उनका प्लान ये होता है कि उन्होंने उनके सारे अलार्म जो हैं वो जैम करके, वाईफाई जैम करके, कैमरास जैम करके जो है उन्होंने घर में जाना होता है। और उनके मुताबिक उस वक्त घर पे कोई मालिक मौजूद नहीं है सिवाय चंद मुलाजमों के। लेकिन इनका ये प्लान फेल हो जाता है। ऐसा होता है कि जैसे ही दातन जो है वो अलार्म जैम करने की कोशिश करती है, तो उनकी जो गार्ड्स होते हैं उनको नोटिफिकेशन मिल जाता है और जिसकी वजह से वो अलर्ट हो जाते हैं। खैर, तालिया वापस आ जाती है। वो अपने प्लान सी की तरफ तवज्जो देती है और प्लान सी कुछ ये होता है कि डेंगी स्कैम, द डेंगी कॉन गेम, ठीक है। वो ये स्कैम शुरू करती हैं। एक अखबार के ज़रिए वो एक टेम्प्रेरी जो होते हैं वो सिम्टम्स जो हैं वो ज़ाहिर होने लग जाते हैं इस तरह की मुलाज़िम को, जिसकी वजह से वो फिर डेंगी कंट्रोल वालों को कॉल करती है। और डेंगी कंट्रोल में जो है वो एक उनकी टीम के साथ जो है वो दोनों मिल के उनके घर में दाखिल हो जाती हैं और वहाँ से जो है वो चोरी यानी सामान देकर वो सिक्का चुराने की कोशिश करती हैं। मगर वहाँ तालिया को ये इस बात का अफसोस होता है कि वहाँ पे एक जो सेफ़ होता है वो फायर सेफ़ होता है, यानी वो तो आसानी से खुल जाता है। लेकिन दूसरा सेफ़ TL30 होता है जो खोलने में मुश्किल होता है। तकरीबन ज़्यादा वक्त लगना था उसको खोलने में और उनके पास इतना टाइम नहीं था, जिसकी वजह से उनका प्लान डी भी फ्लॉप हो जाता है और वो उनके घर से वापस प्लान सी भी फ्लॉप हो जाता है और उनके घर से वापस आ जाती है। तालिया दादन को बताती है कि मुझे आने में देर इसलिए हो गई क्योंकि मैं अपने प्लान टी के लिए मवाद इकट्ठा करी थी, यानी कि असरा की गैलरी में ज़बरदस्ती एंट्री मारने का जो प्लान था, यानी इनविटेशन कार्ड उसका चुरा ली थी। और फिर दातन उसे कहती है कि तालिया तुम कभी मायूस नहीं होती? कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ, पतली हूँ, इसलिए। कहानी आगे बढ़ती है और फातिह रामजल के ऑफिस की तरफ आती है, जहाँ पे फातिह रामजल एक नामवर सियासतदान अब्दुल लतीफ़ के साथ बैठे गुफ्तगू कर रहे होते। एडम उनको कॉफ़ी देकर बाहर जाने लगता है, तो एडम से कहते हैं कि इसे फ़िक्स करो। वहाँ पे एक डॉट टूटा होता है, वो उसको फ़िक्स करना होता है। एडम उसको फ़िक्स करने लग जाता है, मगर उसके कान उनकी गुफ्तगू पर होते हैं। अब्दुल लतीफ़ साहब कहते हैं कि अशर तुम्हारे असरा चाहती है कि तुम बाहर चले जाओ और अशर ये इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो अब क्या होगा? तो वो अब्दुल लतीफ़ साहब को एक कहानी सुनाते हैं।
हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की। एक शख्स था जिसका नाम उमरू था। उसने जो है वो बहुत सच्चा ईमानदार और बहुत बहादुर था। लोगों को जो है वो रोटियां शोरबे में रोटियां तोड़ तोड़ कर खिलाता था, और काबे में तो जिसकी वजह से उसका नाम हाशिम रखा था। हाशिम पुकारने लगे थे लोग उसको। एक बार हाशिम ने मदीना से कहीं सफ़र करके जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने जो है वो किसी औरत से शादी कर ली, और फिर कुछ चंद दिन वहाँ गुजार कर चले गए तो, और उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद उनका बेटा पैदा हुआ जिसका नाम शीबा था। उनकी डेथ के बाद जब ये बात मुतलिब को पता चलती है, उनके भाई को, तो वो अपने भतीजे को अपने साथ ले आते हैं, और अरब में जो है वो शीबा को अब्दुल मुतलिब पुकारा जाता है, और आज भी हम उन्हें अब्दुल मुतलिब के नाम से जानते हैं, यानी कि मुतलिब का ग़ुलाम। लेकिन बाद में मुतलिब जो है वो बता देते हैं कि वो उनके भतीजे हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें अब्दुल मुतलिब ही कहते हैं। अब्दुल मुतलिब जो है वो बहुत ही बहादुर, सच्चे और ईमानदार थे। उन्हें ख्वाब आता है कि आब ज़मज़म का कुआं जो है वो उन्होंने खोदना है। ये ख्वाब उन्हें 2 रातों में आता है। वो उससे ख्वाब में वो पूछते हैं कि वो कहाँ है, तो वो बताते हैं कि एक कौवा जहाँ जो है जिस ज़मीन पर जो है वो चोंच मार रहा होगा वहाँ। वो अपने बेटे हारिस के साथ जाते हैं, और वहाँ पे जो है वो कुआं खोदते हैं, और वहाँ से उनको जो है वो हिरन भी मिलते हैं। और तो वहाँ पे उन्हें जो है वो हिरन मिलते हैं, और लेकिन बहुत से लोग आ जाते हैं वहाँ पे, और वो उस जो ख़जाना उसमें से जो है निकलता है, वो उसमें से अपना हिस्सा मांगने लगते हैं। और अब्दुल मुत्तलिब तब अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक मुझे जो है वो 10 बेटी अता करना। इसके बाद उनकी जो है वो दुआ उनके मर्तबे का सरदार, एक बहादुर आदमी, एक जुर्रतमंद लीडर, वो सिर्फ एक चीज़ के बलबूते पे उनका मुकाबला कर सकता था, अपने ख़ानदान की ताकत, और कुछ नहीं। हम तब तक किसी जंग में नहीं जा सकते अब्दुल लतीफ़ जब तक हमारे ख़ानदान हमारे साथ ना खड़ा हो। अगर हम उनको कन्वेंस ना कर सकें कि हम जीत सकते हैं, अगर वो साथ छोड़ दें, तो चीज़ें ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। बहुत तकलीफ़ से बता रहे थे, यानी कि अब्दुल मुत्तलिब को भी अपने ख़ानदान की ताकत चाहिए थी। और फिर वो कहते हैं कि असरा और बच्चे मेरे साथ ना हो, मुझे पैसे की कमी से डर नहीं लगता, लेकिन इतने साल में मलेशिया के लिए जद्दोजहद की, दुख उठाए, कुर्बानियाँ दी। उन्होंने एक नज़र इस फ़ोटो फ्रेम पर डाली जो मेज़ पर रखा था। नन्ही से मुस्कुराती बच्ची, फ़ातिह की आंखों में तकलीफ़ भरी। हर बात के इख्तिताम में मैं यही सोचता हूँ कि कभी तो अल्लाह मुझे हर चीज़ के लिए कंपनसेट करेगा, लेकिन अब ऐश चाहता है कि मैं अपने ख्वाब से दस्तबरदार हो जाऊँ। तो क्या इतने साल बेमुसरफ़ गए, सारी कुर्बानियाँ को मैं ज़ाया कर दूँ? ख्वाब तो बच्चों की तरह होते हैं, हम उनको अपने साथ बड़ा करते हैं, लेकिन मेरे ख्वाब शायद बूढ़े हो गए हैं। एडम आखिरी पेज खसता है और दरवाजे से निकलता है। अब्दुल लतीफ़ को वो कहते सुनता है। वो कह रहे होते हैं कि असरा को कन्विंस किया जा सकता है, मगर एडम बाहर आता है और कॉल मिलाता है। अपनी माँ से बात कर रहा होता है और कहता है कि तुम सही कहती थी माँ, मुझे फ़ातिह रामज़ल की दिल से खिदमत करनी है। वफ़ादारी, सच्चाई और अमानत का आजकल कोई मोल नहीं। और पता है क्या, मैं अब भी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहता हूँ, बड़ा आदमी, ऊंचे ख्वाब, ऊंचे मकसद रखने वाला। मुझे अपने आप को किसी बामकसद काम के लिए इस्तेमाल करना है। और तभी उसके पाँव पर के शूज़ रख देता है, और वो सेक्रेटरी खड़ा होता है। जब वो देखता है तो सेक्रेटरी कहता है कि तुम अब तक बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन जो तुम ओवर स्मार्ट बन के फ़ातिह साहब के आगे पीछे फिरने की कोशिश कर रहे हो, तो अब्दुल्ला की नौकरी हथियाना चाहते हो? वो कहते नहीं सर, आपको गलत फहमी हुई है। वो कहते हैं कि अपनी औकात में रहो, वरना मैं अब्दुल्ला को कॉल करके बता दूंगा। अपने गिने चुने दिन पूरे करो। जी सर। अब मुझसे माफ़ी मांगो। और एडम मुझसे माफ़ी मांगता है, और ये सारी गुफ्तगू उसकी माँ फ़ोन से सुन रही होती है। और फिर वो कहती हैं कि लोगों की तनकीद ना हो तो कोई आगे बढ़ ही ना सके। तुम देखना, अल्लाह तुम्हें दोहरा बख्त लगाएगा एडम। तुम एक दिन दुनिया पे हुकूमत करोगे, ये तुम्हारी माँ की दुआ है। उसने जवाब नहीं दिया और फ़ोन बंद कर देता है। वो जानता था कि वो सिर्फ उसका दिल रखने के लिए कह रही हैं, वरना आजकल के दौर में सोने के हिरन और जमजम के कुएँ किसे मिलते हैं। अब हमारी कहानी फिर मोड़ ले रही है तालिया के ख्वाब से। उसने ख्वाब में देखा कि वो कीचड़ में लपट बैठी है एक दरख्त के नीचे,
और उसके हाथ में उसने एक हिरन दबोच रखा है। उसके चेहरे पे ज़ख्म के निशान थे, कपड़े फटे पुराने थे। और फातिह और दूर सामने बैठा, वो दोनों आमने सामने बैठे थे, 4-5 दरख्तों से घिरे हुए, और बारिश तड़ातड़ बरस रही थी। तालिया बाजुओं में एक नन्हा हिरन था, पकड़े बैठी थी। हिरन कसमसा रहा था, मगर तालिया अपना कीचड़ आलूदा पाँव उस जानवर की गर्दन पे रखे हुए थी। और फिर वो फातिह से कहती है कि आपने मुझसे पूछा था ना कि ताशा तुम्हारा टैलेंट क्या है, तुम्हारी ज़िंदगी में कामयाबियाँ क्या हैं, तुम्हें क्या करना आता है। मुझे ये आता है। फिर फातिह को देखते हुए हिरन की गर्दन में चाकू घोंप देती है। फातिह की शर्ट पर खून के कुछ छींटे जाते हैं। वो आंखें बंद कर लेता है और सर को झटकता है, मगर बोलता कुछ नहीं। हिरन तड़प रहा होता है, खून बह रहा है, उसके कपड़े ज़मीन सुर्ख खून से रंगीन होती जा रही थी। और यहीं उसका ख्वाब टूटता है और वो उठ जाती है। उठकर अपने कपड़े देखती है, कहीं भी खून नहीं होता। वो अपना सर हाथों में गिरा लेती है और बेड किनारे बैठती चली जाती है। ऐसा पहली दफ़ा होता है कि ऐसा भयानक खौफज़दा करने वाला ख्वाब वो पहले नहीं देखा करती थी। उसे इनसे कभी डर नहीं लगा था। फिर अब क्या हो रहा था। और दूसरी तरफ आर्ट गैलरी में चलते हैं, जहाँ असरा के लिए वो जो उनको पेंटिंग देने के गिफ्ट में देने आने वाले थे, वो आ चुके होते हैं। और वो असरा को वो पेंटिंग्स देते हैं और असरा उस पेंटिंग को देखती है। और वो एक स्पॉइलम यानी चीनी पेंटर की पेंटिंग होती है। वो पहले जो है वो मगरबी ताजरों के मतलब पोर्ट्रेट बनाता था। और ये उसकी पेंटिंग जो होती है वो एक मुख्तलिफ होती है, ठीक है। वो लोग उसे पेंटिंग देते हैं और फिर चले जाते हैं। और फिर और इस मीटिंग में जो है वो हबशियों के साथ अशर भी मौजूद होता है। जब वो पेंटिंग लेके चले जाते हैं तो असरा उनसे कहती है कि मैं जाने लगते हैं तो असरा उनसे कहती है कि फातिहा किसी ट्रैफिक में फंस गए होंगे, वरना वो आपसे ज़रूर मुलाकात कर लेती। और उसके बाद वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमें जल्दी थी जाने, और वो चले जाते हैं। जब असरा कहती है कि एक्सपर्ट्स को बुलाओ, अगर ये पेंटिंग असली है तो इसको रखवा देंगे, वरना इसको फेंक देंगे। तो उनका जो सेक्रेटरी होती है उनकी, वो कहते हैं कि एहसान साहब और रज़ाक साहब बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। और वो अपने एक्सपर्ट यानी अब्दुल हलीम साहब के बारे में पूछती हैं तो वो कहते हैं कि अब्दुल हलीम साहब मुल्क से बाहर गए हुए हैं। और वो कहते हैं ठीक है, उनको भेजो। और उसके बाद वो अशर से कहती है कि अगर फातिहा को कभी मेरा नुमान नहीं रख सकता। अशर कहते हैं कि कोई बात नहीं काका, अब आ भी जाते तो वो अपनी साफ गोई से कुछ ऐसी 2-4 बातें कर देते कि हमें उनको एंटीक देकर बात को रफा दफा करना पड़ता। और इस बात पर असरा हंसने लगती है। फिर कहानी चंद मील दूर हालिम के बंगले का रुख लेती है, जहाँ सुबह फूलों की खुशबू में रची बसी होती है। दातन किचन में खड़ी काम कर रही होती हैं और वो तालिया से कहती हैं कि तुम डिस्टर्ब हो। वो कहती है हाँ। वो कहती क्यों? वो कहती है मैंने ख्वाब में देखा, मैंने एक हिरन को ज़िबा किया। दातन हैरान होती है और कहती है हाँ, जब मैं मुर्गियाँ पाला करती थी तो मुर्गी तो ज़िबा कर लेती थी, मगर हिरन? वो कहती है दातन ये मेरे टैलेंट है, मैं कर सकती हूँ, मगर मैं एक जानवर को। और ख्वाब में वो मुझे ताशा कह रहा होता है। दातन उसे कहती है कि साशा, तुम्हारी एक आईडी साशा के नाम से भी तो है ना? वो कहती है नहीं, ताशा। बल्कि मैं खुद उनसे कहती हूँ कि उन्होंने मुझे ताशा कह के बुलाया था। और मुझसे पूछते हैं मेरा टैलेंट क्या है, तो मैं हिरन को ज़िबा करती हूँ। कहती हूँ कि ये है मेरा टैलेंट। दातन उसे कहती है तुम्हारा ये टैलेंट नहीं है, तुम्हारा ये टैलेंट भी है कि तुम एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो और आर्ट में फ़र्क जानती हो, असली और नकली आर्ट की पहचान रखती हो। वो कहती है दातन जो भी, अगर तुम चाहो तो इससे बहुत सारे पैसे कमा सकती हो, ये बहुत मुश्किल काम होता है।
वो फिर कहती है कि तालिया कहती है जाने दो, इसका मेरे ख्वाब से क्या ताल्लुक। खैर आज हम प्लान डी की तरफ आएंगे। मिसेस यास्मीन और मिसेस फौजिया किस वक्त गैलरी जाएंगी? दातन कहती है कि मैंने तुम्हारा नंबर उन दोनों को मैसेज कर दिया था, मगर तालिया तुम उनके साथ गैलरी जाओगी तो वहाँ किसी को भी बता देंगी कि तुम तालिया मुराद हो। हाँ तो वो किसी तालिया मुराद को जानती है। अमीर कबीर सोशलाइट और आर्ट की कदरदान तालिया को जानती है। उनको ये तो नहीं मालूम कि मेरा असल ज़रिया आमदनी क्या है और मैंने जिन इलाकों में वेट्रेस नौकरानी बन के काम किया है वो यहाँ से काफ़ी दूर है और वो अपर मिडिल क्लास है। तालिया मुराद हाई इलियट में मूव करने वाली लड़की है जिसके बाल सुनहरे हैं और जो सिर्फ डिज़ाइनर डायमंड्स पहनती है। यही तो मैं यही कह रही हूँ कि मिसेस असरा से ब्रेसलेट चुराने के लिए तुमने अगर ग्रिफ्टर ही बनना है तो कोई और रूप धार लो। थीफ थीफ वो चोर होता है जो खामोशी से चीज़ें माल चुरा चुरा कर ले जाता है और ग्रिफ्टर वो ठग होता है जो कोई किरदार अपना के भेस बदल के किसी के पास जाता है और अपनी चुर्ब ज़बानी से मतलूबा माल लूटता है, जैसे बिजनेस इन्वेस्टमेंट का झांसा देना वगैरह। मैं कभी गिफ्टिंग नहीं करती दातन, वो तुम करती हो। मेरा चेहरा केएल के इस इलाके में एक अमीर सोशलाइट के तौर पर मशहूर है जो बाप की दौलत खर्च कर रही है। मैं नहीं चाहती कि कल जब मैं ये काम छोड़ूं तो कोई मुझे पहचान ले। अभी तक तालिया ने किसी के साथ गिफ्टिंग नहीं की, वो बेफिक्र थी। मगर तुम नौकरानी का रोल अदा करने के लिए ये नाम इस्तेमाल कर चुकी हो। मुझे अच्छा लग रहा था अपने नाम के साथ वो अच्छे अलकाबात सुनना, मगर इसमें मेरा हुलिया बिल्कुल मुख्तलिफ था। और अब मैं साशा या कुछ और बन के नहीं जाऊँगी, मैं तालिया मुराद ही बन के जाऊँगी। वो मुतमईन बैठी थी। तुमने मिसेस असरा को जूस सर्व किया था, अगर उसने पहचान लिया? दातन हम रोज़ रेस्टोरेंट में दर्जनों वेटर्स को देखते हैं। एक दो सेकंड के लिए एक यूनिफॉर्म में मलबूस एक उम्र की 3-4 लड़कियों को देखकर कोई बात में नहीं पहचान सकता। असरत दिन में 10 जगहों पर जाती है, उन्होंने मुझे देखा ज़रूर है, नज़र नहीं मिलाई। किसी को भी याद नहीं होंगी, लाइट्स भी डिम थी। रहे उनके मुलाजिम तो वो कोई इतने जहीन फतीन काबी नज़रों के मालिक नहीं थे कि मुझे पहचान ले। वो हाथ हिलाते हुए बात करती थी जैसे हवाओं में अनदेखे ताल छेड़ रही हो, जैसे कोई जादूगर सारे जादू बिखेर के हर चीज़ तय किए बैठा हो। तो अब तुम बाकायदा असरा से मिलने जा रही हो, अगर तुम क्या कहोगी? तालिया के चेहरे पर आसूदा मुस्कुराहट बिखर गई। वो पैर नीचे उतारती उठ खड़ी हुई। मैंने कुछ नहीं कहना, जो कहना है मेरे डायमंड्स ने कहना है। तुम खाना बनाओ, मैंने बाल डाई करके वापस तालिया मुराद बन जाऊँ। हमारी कहानी आगे बढ़ती है और जाती है दोबारा से आर्ट गैलरी की तरफ, जहाँ एक्सपर्ट्स चले जाते हैं और अशर और असरा ऑफिस की बाहर बालकनी में खड़े होते हैं। ये गोल बालकनी के दरमियान में खला था और नीचे हाल होता है जहाँ से वो आते जाते लोगों को देख सकते हैं। असरा अशर से कहती है, शुक्रिया ऐश, तुमने मेरे लिए वक्त निकाला। मैं तुम्हारा भाई हूँ काका। कैसी बातें करती हो? शादी कर लो ऐश, जितना तुम मजबूर करी हो। मैं वाकई इस बारे में सोचने लगा। तुम्हारी बात ने मेरा मान बढ़ा दिया। नहीं काका, कोई ढूंढ रखी है तो मुझे मिलवा दो उससे, मैं अमेरिका जाने से पहले तुम्हारी शादी करवा दूंगी। और वो कहता है कि नहीं काका, ऐसी कोई। कहते कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? तुम्हारे सर्कल में कोई ऐसी नहीं है? वो कहते नहीं, मेरा हल्का अबाब में नामुकम्मल लड़की है, जो हसीन है उसमें वक़ार नहीं, जिसमें वक़ार है उसका ख़ानदान आला नहीं, जिसमें ये सब कुछ है वो ज़हीन नहीं। अगर अशरफ महमूद किसी लड़की को मुल्क की फर्स्ट लेडी बनाएगा तो उसको परफेक्ट होना चाहिए। अच्छा, मसलन किस तरह परफेक्ट? उसको अभी वो कहने ही लगता है कि नीचे उसकी नज़र हाल में आती 3 लड़कियों पर पड़ती है। उनमें से 2 अमरा के किसी ख़ानदान की निक सितार मामूली शक्ल की लगती हैं और तीसरी वो लम्हे भर को बिल्कुल महबूत हो गया उसको। वो पैर तक आती सफ़ेद स्कर्ट और सफ़ेद ब्लाउज़ में मलबूस थी, जल परी का लिबास, बिल्कुल सफ़ेद। कंधों पे छोटा सा सुर्ख मनी कोट पहन रखा था और वो बेहद खूबसूरत हसीन हो। वो बताने लगता है और काफ़ी दौलतमंद भी हो और ज़हीन भी हो, और उसके सीधे सुनहरी बाल। और तभी उस लड़की के को देखता है, उसके सीधे सुनहरे बाल थोड़ी से नीचे तक आते हैं, गोरी रंगत सियाह आँखें, और वो साथ वाली खातून से मुस्कुरा कर बात करी होती है। गाल पर डिम्पल पड़ता है। लड़की ने कानों में मोटे मोटे नाजुक से सुर्ख याकूत जड़े ईयररिंग्स पहन रखे थे और यहाँ से वो भी देख सकता था कि उसकी उंगली में मोटे से सॉलिटेयर हीरे वाली अंगूठी थी। कोहनी पे सफ़ेद हैंडबैग भी था। उसके हर अंदाज से उसके आला ख़ानदान का पता चलता था। रीगल सी लड़की वो।
और ज़हीन भी हो। तभी असरा आयशर को देखती है और पूछती है कि तुम उसको जानते हो, और वो कहते हैं नहीं। अगर वो तुम्हें पसंद आ गई तो मुझे बताओ। वैसे कौन है ये काका, मैं तो नहीं जानती, तुम खुद पूछ लो। तभी वो सेक्रेटरी को बुलाता है और पूछता है कि ये लड़की कौन है, सफ़ेद लिबास और सुर्ख मनीकोट में और मामूल के मुताबिक। गैलरी के बाहर एक कॉफ़ी शॉप के बरामदे में छतरी तले बैठी दातिन गर्मा गर्म कॉफ़ी पी रही होती है। बारिश अभी थमी थी और मौसम ठंडा हो गया था। साथ ही वो कान में लगे नन्हे टुकड़े को दबाकर कह रही थी, और तुम्हें क्यों लगता है कि तुम असरा से मुलाकात कर लोगी? अंदर पेंटिंग के साथ खड़ी तालिया ने होंठों की कम से कम जंबिश के साथ जवाब दिया, क्योंकि मेरी डायमंड से मुतवज्जा कर लेंगी। वो अभी भी ऊपर खड़ी मुझे देख रही है, साथ उसका भाई भी है। बस खुदा करे उसने संगापुरी ताज की बीवी को कभी याकूती सेट पहने ना देखा हो जिसे हमने ये चुराया था। खुदा की कसम दातिन, अगर तुम मुझे इस सिचुएशन में हंसाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा खाना पीना बंद कर दूंगी। वो बदक वो बदक मुस्कुराहट दबा के बोली और तीन निशाने पे लगाए। असरा की सेक्रेटरी मिसेज यास्मीन के साथ खुदबुद करती नजर आ रही है। ये ना मेरा ही पूछ रही होगी, और मिसेज यास्मीन मासूम सी है, जो इंप्रेशन मैंने बना रखा है उसको बढ़ा चढ़ा के बताएगी। वो की अखियों से इन दोनों को देखते हुए कह रही थी। नजरें पेंटिंग पर जमी थी। फिर जैसे ही उसने देखा कि यास्मीन खामोश हुई और सेक्रेटरी सर हिला के मुड़ने को है, वो एकदम घूमी और चंद कदम चल के उनके करीब आई। सुनो, तुम यहाँ काम करती हो? संजीदगी से उसे मुखातिब किया तो सेक्रेटरी ने पहले यास्मीन को देखा जो अपनी जगह खजल हुई थी, और फिर तालिया को। जी, मुझे ये पेंटिंग खरीदनी है अभी इसी वक्त। ये तो काफ़ी वो हकलाई कीमती है और इस तरह इनको बेचा नहीं जाता, लेकिन कीमत का मसला नहीं है, मैं हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ। मुतलका ऑफिसर को मेरे पास भेजो, मुझे ये भी चाहिए। उसका नाम। और सेक्रेटरी कुछ कंफ्यूज सी ऊपर भागती है और बताती है कि उसका नाम तालिया मुराद है। बाप मरते वक्त लंबी चौड़ी जायदाद छोड़ गया था। उसने चंद नामवर कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है और उनकी शेयर की खरीदो फरोख्त के मुनाफे से काफ़ी आसूदा ज़िंदगी गुजार रही है। अशर की नज़रें नीचे हाल पर जमी थी, जहाँ उस जगह कमर की ये पेंटिंग के मुताले में महव थी। असरा सीने पर बाजू लिपटे बिना किसी तासुर के सुनती रही थी। ये एक सोशलाइट है। ऐसी औरतें जो बेपनाह दौलत होने के बायस सारा वक्त पार्टीज़ और फंक्शन अटेंड करने में गुजारती हैं। मुख्तलिफ चैरिटी इवेंट्स में भारी डोनेशन भी देती रही है। आर्ट कलेक्टर है और मैम इस पेंटिंग को ख़रीदना चाहिए। इस पेंटिंग को लिंग मैं कि इस पेंटिंग को ख़रीदना चाहती है। उसको इसकी कीमत मालूम है? बेच दो काका, उसको जो चाहिए उसे बेच दो। अशर कहता है। उसे ऊपर बुलाओ। सेक्रेटरी तालिया के करीब जाकर कहती है तो वो थोड़ा सा ऊपर देखती है और फिर उसके पीछे चल देती है। तीन निशाने पे लग चुका है। असरा से हाथ मिलाना और उसके हाथ से ब्रेड से डाल लेना। हाय, मुझे वो याद आ गया जब हम गरीब थे और केएल के बाज़ारों में औरतों से टकरा कर माजरत करते और उनके जेवर उतार लेते थे। ये भी वैसे एक आर्ट है तालिया। इतनी एहतियात और नज़ाकत से किसी के हाथ से जेवर उतारना, उसे महसूस भी ना हो। चोरों को कोई अवार्ड की तकारीब क्यों नहीं होती? आध दर्जन तो जीत ही जाती है, दातन से कहती है। तुम्हारे और फिर दातन से कहती है तुम्हारे जीतने से पहले आधी चोर अवार्ड चुरा के जा चुके होते। ये मिस तालिया मुराद है मैम। सेक्रेटरी उसके साथ करीब आने पर तारुफ करवाया और दोनों बहन भाई उसकी तरफ घूमते हैं। मैंने और वो उससे मिलती है और खुशगवार हैरत का शिकार होती है और उससे गर्मजोशी से दोनों हाथ मिलाती है और फिर कहती है कि मैंने फातिह रामजल को वोट दिया था, बायरसन नेशनल को। और उसकी उंगलियां उस तलाई ब्रेसलेट की तरफ जाती हैं, मगर जैसे ही वो ब्रेसलेट को हाथ लगाती है वो इतना गर्म हो जाता है और धकने लगता है, तो चमकने लगता है और वो हाथ खींच लेती है पीछे। असरा को महसूस होता है मगर वो जल्दी से बात संभाल लेती है और कहती है फ़ैन मोमेंट, यू नो। फिर वो कहती है कि मिसबा कह रही थी कि क्योंकि असरा की नज़र जो है उसके डायमंड्स पर होती है। फिर वो कहती है कि मिसबा कह रही थी कि आप इस पेंटिंग में इंटरेस्टेड है। असर उसको देख रहा होता है। वो कहती है जी, मुझे चीनी पेंटिंग्स बहुत पसंद है। काफ़ी चीनी पेंटर्स काफ़ी फैसिनेट करते हैं। ठीक है, अगर आप इसको ख़रीदना चाहती हैं तो ये मैं ऑक्शन में रख रही हूँ, आप वहाँ से इसको ख़रीद सकती हैं। तभी दातन उसको कहती है कि बस देखा, इसको पता चला है कि तुम्हें ये पेंटिंग पसंद है, तो अब ये इसकी बोली लगवाएगी, अपना बंदा बिठा देगी और वो बोली लगाता जाएगा और फिर लाखों में तुम्हें इसे ख़रीदना पड़ेगा। तुमने अगर ब्रेसलेट चुरा लिया तो जल्दी से वहाँ से निकलो। जब असरा तालिया को ये बात कहती है तो अशर उसकी तालिया कहती है कि मैं ऑक्शन में इसको खरीदूंगी, मुझे मालूम है कि मैं इसे खरीदूंगी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। इनसे मिलो, ये मेरे भाई हैं। आगे
यकीनन इनको जानती हो। टू बी स्टाइल हेयर मोजे हेयर मोज से माथे के ऊपर खड़े बाल और वजीह चेहरे की मुस्कुराहट। तालिया ने पहली दफ़ा निगाहें फेरते अशर को देखा। जबरन मुस्कुराई। इनको कौन नहीं जानता, मैं इसको कब से अशर से कहते हैं कि मैं इसको तारीफ समझूँ। बताती है कि मैं आप क्या करती हैं। मैं मुख्तलिफ क्लब की मेंबर हूँ, चंद कारपोरेट शेयर्स की मालिक हूँ, पार्टीज चेयरटीज रसूख के लिए इब्राहिम। और तभी चंद अफराद दाखिल हुए गैलरी में। वो किन अखियों से गैलरी को देख उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। अशर से कहते कि बड़ा इम्प्रेसिव। आपको आर्ट कलेक्शन पर भी शौक। असरा एक नज़र नीचे डालती है और बेनियाजी से होती है ये बहुत ज़्यादा। दैट्स गुड। फिर आपको आर्ट की कदर होती है। इनफैक्ट इसकी आवाज़ हमारे पास स्पाइनम की पेंटिंग बतौर इख्तियार मैं उसे नीलामी में रखती हूँ। अच्छा खुशगवार हैरत से बोलती कौन सी पेंटिंग। और फिर उसे कहती है कि खालिद के साथ तुम देखना चाहो। हाँ तुम अपने बहनोई को टेंट करो। और फिर वो असरा अशर से कहती है तुम अपने बहनोई से वो टेंट करो और फिर अरे मेहमान जा चुके। दातन उसके कान में बोलती क्या इसने खालिद इंसिडेंट कहा। हाँ मगर खालिद वीरन तो हमने इस अरब शहजादे के जजीरे वाले घर से चुराया था और उसकी जगह तुम्हारी बनाई हुई पेंटिंग रख दी। ताली असली खालिद गुजार तुम्हारे पास है क्योंकि किसी दूसरा को अरब मेहमान लिखने पेंटिंग नहीं होती। 1.5 साल से इस अरब शहजादे ने पेंटिंग की चोरी की रिपोर्ट नहीं की क्योंकि उसके बाप की और वे जानते हुए भी कि इसकी पेंटिंग चोरी हो गई है बाप की वजह से चुप रहा। तो अब ताली खामोशी से असरा ठहरा चलती है और पेंटिंग को देखती है और कहती है वाओ हाँ आपको स्पाइनल पसंद है। रिवर्स ग्लास पेंटिंग मेरी पसंदीदा है मिस्टर रजा। ताली उसके कान में दातुन बोलती है ये तुम्हारे वाली पेंटिंग है। वो फिर पॉजिटिव जवाब देते हुए कहती है फिर वो उससे पूछती है आपने इसको किसी एक्सपर्ट से ऑथेंटिकेट करवाया है। वो कहती है हाँ अभी कुछ देर पहले इसलिए तालिया को कोई पीसेस और फिर दातुन उसके कान में कहती है तालिया तो मिसेस असरा को इस काम करने की कोशिश कर रहा है। खाइए हमारा मसला नहीं तुम ब्रेसलेट ओके मैं चलती हूँ पहुँचाने लगती हूँ और दोबारा से ब्रेसलेट देखिए वो साहिब वो बेनियाजी और खुशगवार मूड में कहता अंदर दाखिल होता है। उसके साथ अशर अंदर दाखिल होता है। तो ये है अनकतिया। वो एक बेनियाज सी नज़र पेंटिंग पर डालता है। क्या कसूर था इस बेचारे जानवर का जो इसकी ज़ख्मी हालत में पेंट करना ज़रूरी था। ये हमारी नीलामी की सबसे कीमती पेंटिंग होगी। एक तो मैं समझने से कासिर हूँ कि लोग एक कैनवस के टुकड़े पर इतना पैसा क्यों लुटाते हैं जबकि करोड़ों इंसान भूख का शिकार हैं, पढ़ नहीं सकते, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। और इसलिए भाई काका की ऑक्शन एक का एक बड़ा हिस्सा चैरिटी में जाएगा। वाकया दैट्स गुड असरा। फातिह से मिलो ये तालिया मुराद है। वो खंगारते हुए फातिह को मुतवज्जा किया। उसके कहने पर उसने नज़र उठाई और फिर देखा वहाँ सुनहरे बालों वाली दराज कद लड़की खड़ी थी। कंधों पे सुर्ख मनी कोट पहने सफ़ेद पाँव तक आते लिबास वाली तालिया ने नज़रें उठाई। दोनों की निगाह मिली। तालिया एक मारूफ सोशलाइट है, एक वसील वरासत की मालिक, मुख्तलिफ चैरिटीज़ और आर्ट ऑक्शन में हिस्सा लेती है। हमारी चैरिटी के मुस्तकबिल का एक बड़ी डोनर बनने वाली है। अच्छा वो तालिया को देख के सादगी से सो आप क्या करती हैं ताशा। तालिया असरा ने हल्के से तस्वीर की मगर वो मुतवज्जा नहीं था। तालिया ने बदख्त लब खोले। मैं एक कंपनी में शेयर होल्डर हूँ, स्लीपिंग पार्टीज़ और मुख्तलिफ चैरिटीज़ में डोनेट करती हूँ। मगर ये तो आपके माँ बाप का पैसा है ना, विरासती दौलत में इसको खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप खुद क्या करती हैं, आपकी क्या टैलेंट्स हैं, क्या कामयाबी है। मैं सोशलाइजिंग और मतलब तुम क्या नहीं करती ताशा। तुम कुछ नहीं करती ताशा, कुछ भी नहीं। कोई ज़िंदगी में बड़े गोल्स बड़े ख्वाब कुछ भी नहीं है तुम्हारे। टू बैड। इंसान को ऐसे अपनी ज़िंदगी ज़ाया नहीं करनी चाहिए। असरा ने बेख्तियार अपना माथा छुआ। तुम एक काम करो मेरे और साथ ऑफिस आओ। मैं चलती हूँ। गैलरी में आकर चंद गहरी सांस ली। रंगत बेरंग पड़ गई। दिल अजीब सी कैफियत का शिकार हुआ। वो गैलरी में चलती गई, आंखों में नमी दर आई। रोने का दिल चाहा कि नखियों से उसने देखा कि मुलाजिम के ग्रोह में इसे एक शख्स ने मुड़कर उसे देखा और फिर उसके पीछे आया। बात सुनी उलझी हुई आवाज़ में वो उसके पीछे आकर बोला तो बादल नखास्ता रुकी और पलटी। वो कोट और शर्ट्स में मलबूस आम शक्ल और सूरत का मिले नौजवान था। उसका चेहरा देख के वो चौंकी। ये वही है जो ख्वाब वाला। मैं फातिह और ये हम तीनों उसके सर पे हुमा था मगर जाहिर नहीं क्या। और खाई से बोला मैं कौन, आप कौन। मैं फातिह साहब का बॉडी मैन हूँ।
इस दिन हम तंगो कामिल के घर आए थे। असल में वो मेरी जॉब का पहला दिन था। पहले दिन कोई नहीं भूलता। मैंने आपको वहाँ देखा था, है ना? आप तंगो कामिल के मुलाजमा है ना? तालिया मुराद अपनी जगह बिल्कुल सुन खड़ी रह गई। आपके बाल फ़र्क थे और हुलिया भी, मगर आप वही हैं ना? इस दिन आप नौकरानी क्यों बनी हुई थी? उसके अंदाज में सादगी और ताज्जुब था। तालिया की रंगत गुलाबी पड़ने लगी। कोलमपुर से चंद घंटों की मुसाफत में मलाका शहर में एक कदीम किला वाक़या था। इसकी दीवार गुदली और खस्ता हाल थी। एक अंदरूनी दीवार के कोने में चंद अल्फाज गुद्दे थे, नजर आते थे जैसे सदियों पहले किसी ने हाथ से दीवार के गारे में नुकीली शय से लिखे हों, जो गारा सूखने पे वहाँ अमर हो गए थे। वो कदीम जावी रस्मुल ख़त में लिखी एक तवील नज़म थी, जिसके पहले 2 मिसरे बदख पढ़े जा रहे थे। ताशा की याद में जो शहजादियों जैसी थी। उसने एक ग़ुलाम से शादी की थी और उसको आज़ाद कर दिया था। अगले अल्फाज दीवार की कालक और महल में छुप से गए थे।